कमला देवी जो कि एक छोटे से गांव में रहा करती थी। कमला देवी के पास बहुत सारी जमीन थी। पूरे गांव में एक कमला देवी ही थी जो बहुत अमीर थी। कमला देवी के 3 बेटे थे, विनोद, अर्जुन और वरुण। तीनों शहर में पढ़ाई करते थे। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। कमला देवी गांव में ही अपने तीनों बेटों के लिए रिश्ता तलाशने लगती है, लेकिन कमला देवी के मन मुताबिक उसे कोई लड़की नहीं मिल रही थी। देखते ही देखते कुछ महीने गुजर जाते हैं। कमला देवी के तीनों बेटे शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने घर वापस आ जाते हैं। कमला देवी जैसे ही दरवाजा खोलती है, वो देखती है कि तीनों बेटों के गले में वरमाला थी और वो तीनों अपनी अपनी पत्नियों के साथ जोड़े में खड़े थे। ये देखकर कमला देवी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने बेटों को गुस्से में कहती है, यहाँ कोई टीवी सीरियल का नौटंकी चल रहा है क्या, जो तुम तीनों गले में ये टुंटना बांधे हुए अपनी अपनी हीरोइन उठाकर यहाँ ले आए? ये कौन है? ओ मम्मी, ये तुम्हारी बहू है, इनसे ना तमीज से बात करो। और ये तीनों एक ही घर की हैं। कहने का मतलब ये है कि तीनों बहनें हैं। हम तीनों भाइयों से इन तीनों बहनों को प्यार हो गया। ये तीनों हम तीनों से शादी करने के लिए तैयार हो चुकी थी, इसलिए हमने सोचा कि इन्हें भी अपने साथ गाँव ले चले। हाँ मम्मी, और आपकी तीनों बहुएं बहुत संस्कारी हैं। आपको कभी भी किसी भी चीज की कोई शिकायत नहीं होगी। इनसे शहर में रहने के बाद भी इनके अंदर संस्कार बहुत कूट कूट कर भरे हैं। वो तो वक्त बताएगा कि किसके अंदर कितने संस्कार हैं और कितने नहीं। तुम तीनों ने जो किया है ना, वो माफी के लायक नहीं है। विनोद अपनी पत्नी रिया और अर्जुन अपनी पत्नी कोयल और वरुण अपनी पत्नी अनिका के साथ अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। ऐसे ही अगली सुबह तीनों शहर के मॉडर्न कपड़े पहनकर अपनी सास के पास जाती है और उसका पैर छूती है। हे राम जी, ये आधे अधूरे कपड़े पहनकर तुम तीनों मेरे सामने आशीर्वाद लेने के लिए आ गई हो। एक तो ना जाने मेरे बेटे के अकल पे कौन से काले काले पत्थर पड़े थे, जो वो शहर से तुम तीनों बेशरमों को यहाँ उठाकर ले आए। अरे गांव में मेरा बहुत नाम है, तुम तीनों की वजह से ना मेरा नाम खराब हो जाएगा। माँ जी, छोटे कपड़े पहनने से कोई बेशरम नहीं होता और संस्कार इंसान के व्यवहार में होता है, कपड़ों में नहीं। अच्छा, जुबान तो बहुत अच्छे से चलती है तुम तीनों की। मैं तुम तीनों को कभी अपने घर की बहू नहीं मानूंगी। अरे हमारे यहाँ शादी के बाद बहू साड़ी पहन के रसोई में खाना बनाती है, और तुम तीनों ये क्या पहन के आ गई हो? ऐसे में तो तुम्हें कभी नहीं अपनाऊंगी मैं। माँ जी, हम ना पूरी कोशिश करेंगे हम आपका दिल जीत पाए, और आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हम तीनों के होते हुए आपके नाम को कोई बदनाम नहीं करेगा, भले ही हम शहर से हैं तो भी। फिलहाल के लिए मेरी आंखों से ओझल हो जाओ। मैं तुम तीनों को इन कपड़ों में देख भी नहीं पा रही हूँ। तीनों बहनें अपने कमरे में जाती है और वो तीनों यूट्यूब से साड़ी पहनना सीखती है। साड़ी पहनकर गांव के कल्चर के हिसाब से वो रसोई में जाकर खाना बनाती है। वो तीनों खाने में मीठा बनाती है और अपनी सास को खिलाते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, ये देखिए, ससुराल में पहले दिन बहू कुछ मीठा बनाती है, इसीलिए हम तीनों बहुएं ने आपके लिए गाजर का, सूजी का और मूंग दाल का हलवा बनाया है। इसे खाकर देखिए और बताइए कि कैसा बना है। अरे वाह, हलवा तो बहुत टेस्टी बनाया है तुम तीनों ने। लग रहा है किसी रेस्टोरेंट से मंगाया है। तुम तीनों शहर की लड़कियां हो तो बहुत तेज और उससे ज्यादा बेशरम भी हो, लेकिन ये साड़ी पहनना कब सीख लिया तुम तीनों ने? अरे नहीं माँ जी, हम तीनों ने YouTube से साड़ी पहनना सीखा है। हम भले ही शहर के, इसीलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे कर पाना नामुमकिन है हमारे लिए। और हम आपको एक दिन प्रूफ करके ही रहेंगे। भले ही हम शहर से, लेकिन बेशरम नहीं है। और संस्कार शहर और गांव पर निर्भर नहीं करता माँ जी, बल्कि इंसान के व्यवहार पर निर्भर करता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कमला अपनी तीनों बहुओं से कहती है, कल घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है। आसपास के बहुत से लोग आएंगे, तो मुझे शिकायत का बिल्कुल मौका मत देना। और हाँ, गांव के जो भी लोग आए उन सभी को दिखा देना कि मेरी बहू शहर की होने के बाद भी बहुत ज्यादा संस्कारी हैं। अपना ये बेशरम वाला पहनावा पहनकर बाहर बिल्कुल मत आना। ऐसे ही अगले दिन तीनों बहुएं मिलकर सत्यनारायण भगवान की पूजा की सारी अरेंजमेंट करती हैं। ये देखकर कमला देवी को बहुत अच्छा लगता है। देखते ही देखते वो तीनों मिलकर पूजा का सारा प्रसाद भी बना लेती हैं। सभी लोग पूजा में आते हैं। तीनों अच्छे से साड़ी पहनकर तैयार होकर वहां आती हैं। तीनों की खूबसूरती और उनका पहनावा देखकर सभी लोग कमला देवी की खूब तारीफ करते हैं और पूजा में तीनों बहनें भक्ति गीत भी गाती हैं। ये देखकर कमला देवी बहुत हैरान हो जाती है। जाते जाते कुछ लोग कमला देवी से कहते हैं,
अरे वाह कमला देवी, इतनी खूबसूरत और इतनी संस्कारी बहू कहाँ से लेकर आ गई तुम? हमारे गांव में तो इतनी सुंदर लड़की कोई है नहीं, फिर तुम्हें कहाँ से मिल गई? मेरी बहुएं शहर की हैं। हाय दैया, शहर में तो बहुत बेशरम लड़कियां होती हैं, तुम्हारी बहू में तो बहुत ही ज्यादा संस्कार है। क्या बात है, तुम्हारी तो किस्मत अच्छी निकली, तुम्हें तो बहू अच्छी मिल गई, वरना शहर में लड़कियां तो ऐसी होती हैं कि अपनी सास को भी अपनी इशारों पर चलाती हैं। अरे नहीं नहीं बहन, पहले ना मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि शहर की लड़कियां ऐसी होती हैं वैसी होती हैं, लेकिन मेरी तीनों बहुओं ने मेरी सोच को बदल डाला। मैं हमेशा से उनको बेशरम का ताना दिया करती थी, लेकिन आज वो तीनों अपने संस्कारों से मेरा दिल जीत लिए। अच्छा चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रसाद भी काफी स्वादिष्ट बना था। कमला को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। सभी के जाने के बाद कमला अपनी तीनों बहुओं को बुलाती है और उन तीनों को अपने पुश्तैनी सोने के हार देते हुए उनसे कहती है, ये ले बड़ी बहू, ये तेरे लिए सोने का हार। आज मैं बहुत खुश हूँ तुम तीनों से, क्योंकि तुम तीनों ने मेरी सोच को बदला है। सच में मुझे यह एहसास हुआ है कि ऐसे कपड़े पहनने से इंसान के संस्कार नहीं दिखते, बल्कि संस्कार उसके व्यवहार से दिखते हैं। और तुम तीनों के व्यवहार से पता लगता है कि तुम तीनों के अंदर कितने संस्कार हैं, भले ही तुम तीनों शहर की हो। माँ जी, हमारा मकसद आपको गलत साबित करने का नहीं था, बल्कि आपको ये समझाने का था कि भले ही हम शहर में हैं, लेकिन हमें भी घर परिवार चलाना आता है। कुछ लोग गांव में रहकर भी अपनी फैमिली नहीं चला पाते, उनके अंदर ना ही संस्कार होते हैं। कुछ लोग शहर में होने के बाद भी सारी चीजें सीख जाते हैं और अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। हाँ माँ जी, और ये सारी सीखना हमें अपनी माँ से मिली है, और आज वही चीजें हमें हमारे काम आ रही है। चलो, अब जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। मेरी किस्मत में इतनी सुंदर सुंदर और संस्कारी बहू लिखी थी, जिन्हें मैं हमेशा बेशरम बहू कहती थी। इस तरह से वो तीनों अब से गिले शिकवे भूलकर अपने जीवन में हंसी खुशी आगे बढ़ती हैं और एक दूसरे को हर तरह से सपोर्ट करती हैं। रूपाली अपनी मनपसंद की लड़की से अपने बेटे नीरज की शादी करवा देती है। रूपाली की बहू दीपा बहुत ही संस्कारी थी, जिसने ससुराल में आते ही घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी संभाल लिया था। ऐसे ही एक रोज रूपाली किचन में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू उसके बेटे के लिए मनपसंद खाना बना रही है। अरे वाह, सुबह सुबह इतना सारा खाना बहू, और ये सब कुछ तो नीरज की पसंद का है। आलू का पराठा, पनीर की सब्जी, बूंदी का रायता और अब ये खुशबूदार खीर। हाँ माँ जी, बहुत दिन हो गए घर में नीरज जी की पसंद का कुछ बना नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनके लंच में कुछ अच्छा सा बनाकर पैक कर दूं। ये तो तूने बहुत अच्छा काम किया बहू। वैसे बहू, मैं यहाँ तुझसे अपनी दवाई के बारे में पूछने आई थी। तूने मेरी दवाई कहाँ रखी है? मुझे मिल नहीं रही। माँ जी, आप मुझे बस 5 मिनट दो, मैं अभी आपकी दवाई देती हूँ। अब रूपाली वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद दीपा अपनी सास को दवाई देती है और थोड़ी सी खीर नीरज के लिए लेकर जाती है। नीरज जी, आज मैंने आपकी मनपसंद खीर बनाई है, एक बार खा के बताइए कैसी बनी है। देखो दीपा, मैं ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। तुमने मेरे लिए जो कुछ बनाया लंच में पैक कर दो। एक बार टेस्ट तो कर लेते। दीपा बेचारी बोलती ही रह जाती है, पर नीरज उसकी नहीं सुनता और अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए चला जाता है। नीरज का ये बर्ताव देखकर दीपा को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचती है, हमारी शादी को 1 महीने हो गए, पर अब तक नीरज जी मुझसे सही से बात नहीं कर रहे। क्या हमारी अरेंज मैरिज है इसीलिए वो शर्मा रहे हैं, या बात कुछ और है? आज शाम को जब नीरज जी आएंगे तो मैं उनसे अपने सभी सवालों का जवाब मांग कर रहूंगी। अब उदास दीपा घर के कामों में लग जाती है। देखते ही देखते रात हो जाती है और नीरज के आते ही दीपा नीरज से सवाल जवाब करने लगती है। नीरज जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है जो आप मुझसे सही से बात नहीं करते? मुझसे इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं आप? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? दीपा, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, बस मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने कई बार कोशिश करी कि मैं तुम्हें अपनी बीवी के रूप में अपना लूं, पर मैं नहीं कर पा रहा। इसलिए प्लीज तुम मुझसे दूर हो जाओ। अगर ऐसी बात थी तो आपको मेरे साथ रहना ही नहीं था, फिर आपने मुझसे शादी क्यों करी? तुमसे शादी करना मेरी एक मजबूरी थी। अगर मैं तुमसे शादी नहीं करता तो मैं अपनी माँ को खो देता, और मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से करता हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। क्या ये शादी जबरदस्ती हुई है? हाँ दीपा, यही सच है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था, पर मेरी माँ को डर था कि मैं अपनी मर्जी की लड़की से शादी न कर लूं, इसलिए मेरी माँ ने अपनी पसंद की लड़की से मेरी शादी करवा दी। पर तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मुझे तुम्हारे साथ भी रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है,
और ये सब मैं बस अपनी माँ के लिए कर रहा हूँ, प्लीज मेरे साथ कॉर्पोरेट करो। इतना बोलकर नीरज वहां से चला जाता है। नीरज की बातें सुनकर बेचारी दीपा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरते हैं, पर दीपा नीरज से कोई शिकायत नहीं करती और एक संस्कारी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाती है। माँ जी प्रसाद ले लीजिए। बहू तुझे क्या हुआ? मैं देख रही हूँ कुछ दिनों से तू बहुत उदास है। कुछ बात हुई है क्या? अगर तेरे और नीरज के बीच कुछ हुआ है तो मुझे बता। नहीं माँ जी ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। बेचारी उदास दीपा इतना बोलकर वहां से जैसे ही बाहर निकलती है, वो देखती है कि उसके घर में एक लड़की आई है जो दीपा के घर को अपना घर कह रही होती है। अब ना बहुत हो गया, अब मैं अपने ही घर में रहूंगी। नीरज कहाँ हो तुम? मेरी उस सौतन को ना इस घर से निकालो। ये क्या बदतमीजी है? मेरे घर को तुम अपना घर कैसे बोल सकती हो? आखिर तुम हो कौन? दीपा बहू घर में क्या हो रहा है? और ये लड़की कौन है? ए बुढ़िया, मेरा नाम ना परी है और मैं नीरज की पहली पत्नी हूँ। नीरज की पसंद हूँ मैं। और तू क्या चाहती थी कि तू अपनी पसंद की लड़की से नीरज की शादी करवा पाए, और तेरे ही चलते नीरज कभी भी मुझे ना इस घर में लेकर नहीं आया, उसकी पहली पत्नी होने के बावजूद। और तेरी खुशी के लिए ना उसने दूसरी शादी भी कर ली। तुम जो भी हो पहले तो अपनी आवाज नीचे करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ जी से इस तरह से बात करने की? देख लड़की, मेरा दिमाग ना पहले से ही बहुत ज्यादा गर्म है और कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। नीरज को यहाँ बुला। उसकी हिम्मत कैसी हुई कि मुझे इग्नोर किया उसने। अब परी घर में शोर मचाने के साथ साथ घर की चीजों को भी तोड़ने लगती है, जिसके बाद दीपा तुरंत नीरज को फोन करके घर बुलाती है। नीरज घर आते ही सबसे पहले परी से बात करता है। परी तुम यहाँ? मैंने कहा था ना तुम मेरे घर पर कभी नहीं आओगी। अब तुम्हारी वजह से मेरे घर वालों को सब पता चल गया। बस यही वजह है कि मैं तुम्हें कभी अपनी माँ से नहीं मिलवा पाया, क्योंकि तुम निहायती बदतमीज लड़की हो। क्या कहा तुमने? मैं निहायती बदतमीज लड़की हूँ? नीरज की बात सुनकर परी का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और वह नीरज पर हाथ उठाने लगती है। अब जब रूपाली परी को रोकने की कोशिश करती है तो परी रूपाली को धक्का मार देती है। अपनी माँ के साथ बदतमीजी करता देख नीरज को बहुत गुस्सा आता है और वह परी को एक थप्पड़ मारते हुए उससे कहता है, बस परी, बहुत बदतमीजी कर ली तुमने। तुम एक नंबर की घटिया और चरित्रहीन औरत हो। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें नहीं अपनाया और ना ही मैं तुम्हें कभी अपने घर लेकर आया। आज मैं तुमसे अपनी शादी और रिश्ते सब तोड़ता हूँ। तुम ये सब ना इस औरत की वजह से कर रहे हो ना, क्योंकि ये संस्कारी है और मैं संस्कारी नहीं हूँ। परी मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, पर तुम अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाती। तुमने खुद मुझे खो दिया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद जब तुम गैर मर्दों के साथ घूमती हो, रात रात भर गायब रहती हो। पर मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तो हद ही हो गई। आज तुमने मेरे घर आकर हंगामा करके मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया और तो और मेरी माँ पर हाथ उठाया। निकल जाओ मेरे घर से, मैं तुमसे अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। इस तरह से नीरज परी से अपने सारे रिश्ते तोड़ देता है और परी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। परंतु जब दीपा को अपने चरित्रहीन सौतन के बारे में पता चलता है तब वो भी नीरज को माफ नहीं कर पाती और रूपाली भी अपने बेटे से नाराज हो जाती है, जिसके बाद नीरज अपने घर वालों से माफी मांगता है और रूपाली दीपा से कहती है, दीपा बेटा, नीरज ने जो किया वो सब बचपने में आकर किया। मेरे लिए उसे माफ कर दे और एक और मौका दे दे। क्या पता तेरे एक मौका देने से तेरा रिश्ता सुधर जाए। आखिर नीरज ने तेरी उस चरित्रहीन सौतन को भी तो छोड़ दिया है ना। ठीक है माँ जी, अगर आप कह रही हैं तो मैं एक नीरज जी को मौका दूंगी, पर यह मौका मैं सिर्फ आपके लिए उन्हें दूंगी। अगर फिर भी वो नहीं सुधरे तो मैं इस घर को और नीरज जी को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अपने सास के कहने पर दीपा नीरज को एक और मौका देती है, जिसके बाद नीरज सब कुछ सही कर देता है और परी भी नीरज का साथ छोड़ देती है, जिसके बाद दीपा और नीरज अपनी शादीशुदा जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं। चूचू चिड़िया की कहानी। मेनका कबूतरी की दो बेटियां थी। मेनका की बड़ी बेटी सौतेली थी जिसका नाम चिंकी चिड़िया था, तो वहीं दूसरी तरफ मेनका कबूतरी की खुद की बेटी जिसका नाम मिनी चिड़िया था। मेनका बहुत ही बुरी थी। वो अपनी बड़ी बेटी चिंकी के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती थी और उस पर अत्याचार करती थी। ऐसे ही एक सुबह चिंकी को उठने में थोड़ा लेट हो जाता है, जिस पर मेनका कबूतरी उसके ऊपर ठंडा ठंडा पानी डालती है और उसे जगाते हुए कहती है, अरे ओ महारानी, सुबह के 7 बज गए हैं, तू अभी तक उठी नहीं। घर का सारा काम कौन करेगा? तेरी वो मरी हुई माँ।
और दोनों माँ बेटी ने मेरी नाक में दम कर रखा है। एक तो तुझे यहाँ मेरे सर पर छोड़ गई इस दुनिया से, और एक तू है जो किसी काम की ही नहीं। माँ मुझे माफ कर दो, रात को थोड़ा देर से सो रही थी ना, इस वजह से मेरी आँख सुबह 5 बजे नहीं खुल पा रही है। हाँ तो तेरे हाथ पैर में जान नहीं है? जल्दी जल्दी काम करेगी तो जल्दी रात को सोएगी ना। माँ मैंने रात 10 बजे तक घर का सारा काम खत्म कर लिया था, बस वो आपके पैर दबाते दबाते रात के 2 बज गए। तो तू कहना क्या चाहती है? मैं तुझसे घर के सारे काम करवाती हूँ, पैर दबाती हूँ, इसलिए तुझे इतना देर हो जाता है। अरे कुछ शर्म लिहाज है भी या नहीं? माँ की सेवा नहीं करेगी तो किसकी करेगी? कल को ससुराल जाएगी तो लोग तो यही कहेंगे कि तेरी माँ तो सौतेली थी, तुझे घर के काम काज बड़ों का मान सम्मान करना सिखाया ही नहीं। अरे मैं कितना भी अच्छा कर लूंगी ना, तब भी समाज की नजरों में तो मैं सौतेली की सौतेली रहूंगी तेरे लिए। नहीं माँ, आप अब मेरी अपनी माँ हो, बस आपसे विनती है कि मेरी गुजरी माँ को आप कुछ मत कहो, उनका कोई दोष नहीं इन सब में। अगर मुझसे कभी कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दो, और आपसे मैं अपने गलत कामों के लिए माफी मांगती हूँ, लेकिन भगवान के लिए मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलो। अरे मैं तो बोलूंगी तेरी माँ के बारे में, आखिर उसी का पाप तो है तू। बस माँ बहुत हो गया, मैं आपको कुछ नहीं कह रही, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी माँ को कुछ भी कहोगी। अच्छा तो तेरी अब जुबान भी चलने लगे, रुक जा अभी तुझे खुराक देती हूँ। मेनका कबूतरी को गुस्सा आता है और वो पास में रखा डंडा उठाकर चिंकी को बुरी तरह से मारने लगती है। तभी मिनी चिड़िया वहां आती है और मिनी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ ये क्या है? आपको शर्म नहीं आती क्या? इतना अत्याचार क्यों करते हो दीदी के साथ? वो भी सिर्फ इसलिए कि वो आपकी सौतेली बेटी है। आपने इनको जन्म नहीं दिया इसीलिए? तू छोटी है ना, छोटा बनकर रह, बड़ी बनने की कोशिश मत कर। इसके साथ साथ तुझे भी मारूंगी। तू मेरी बेटी है या फिर इसकी सगी बहन? हाँ माँ, आप माँ होकर भी ममता भूल चुकी हो अपनी, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि कौन अपना है और कौन पराया। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन मेरी माँ है और कौन मेरी सगी बहन। देख मिनी, तुझसे मैं इतना ही बोलूंगी कि तू मेरे और चिंकी के बीच में मत आ। तेरा काम बस इतना है, खाना पीना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, समझी? माँ पढ़ना तो चिंकी के लिए भी जरूरी था ना, फिर आपने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? आप क्यों करते हो उसके साथ ऐसा, सिर्फ इसीलिए कि वो आपकी सौतेली है? चिंकी और मिनी में बहुत प्यार था, वो दोनों एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखती थी। यही सब देखकर मेनका को बहुत गुस्सा आता था। मिनी हमेशा चिंकी का सपोर्ट किया करती है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन मेनका के घर पर मेनका की बहन बबली कबूतरी आती है। चिंकी बबली के लिए नाश्ता लेकर आती है। तभी अचानक बबली नाश्ता लेने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाती है, नाश्ता बबली के हाथ से गिर जाता है। ये देखकर मेनका को गुस्सा आता है और वो चिंकी को सुनाते हुए कहती है, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? लगता है तेरा इलाज ना अच्छे से करना पड़ेगा। तभी बबली मेनका से कहती है, अरे मेनका ये क्या किया तूने इसके साथ? चाय तो मुझसे गिर गई थी, इसमें इस बच्चे की क्या गलती और इसका क्या कसूर? ऐसा व्यवहार क्यों करती है इसके साथ? क्योंकि यह मेरी सौतेली बेटी और सौतेली बेटी के साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। तेरी सोच कितनी ज्यादा छोटी है मेनका। ये बेचारी बच्ची घर के सारे काम काज में तेरा कितना सपोर्ट करती है, इतनी सेवा करती है, उसके बाद भी तू उसके साथ ऐसा व्यवहार करती है। और अगर वो तेरी सगी बेटी नहीं है तो इसमें उसकी क्या गलती है? लेकिन ये तो तुझे अपनी सगी माँ मानती है ना। अरे कम से कम भगवान से तो डर। देख मैं ना अच्छे से जानती हूँ कि ये जो भी कुछ कर रही है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे डर के कारण करती है, वरना ये मुझे कोई अपनी माँ नहीं मानती। तुझे समझाने का ना कोई मतलब नहीं बनता। कहते हैं ना समय आएगा तो सब तुझे अपने आप अकल आ जाएगी। ऐसे ही समय बीतता जाता है। मेनका को किसी की भी बात समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे ही एक दिन मेनका कबूतरी सीढ़ियों से उतर रही थी और अचानक उसका पैर फिसल जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसके सर पर बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। ये देखकर मिनी और चिंकी दोनों घबरा जाती हैं और वो दोनों किसी तरह से अपनी माँ के पास आकर उन्हें अस्पताल ले जाती हैं, जहाँ डॉक्टर उन्हें भर्ती कर लेता है। मेनका की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। मेनका के शरीर से काफी ज्यादा खून निकल चुका था, जिस कारण मेनका को अलग से खून की जरूरत पड़ रही थी। जब चिंकी को पता चलता है तो वो अपना खून देने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि मेनका और चिंकी का ब्लड ग्रुप सेम था। ऐसे ही कुछ दिन बाद मेनका की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। मेनका अपने घर आती है। चिंकी मेनका का बहुत ख्याल रखती है। मेनका को अंदर ही अंदर कुछ बातें कचोट रही थी। ये देखकर चिंकी अपनी माँ से कहती है, क्या हो गया माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या? तबीयत तो ठीक है मेरी बच्ची,
लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि भगवान ने मुझे मार क्यों नहीं दिया, इसीलिए मुझे मुझे पता इतना ज्यादा बुरा व्यवहार क्यों किया। आज ये जो जीवन है ये सिर्फ तेरी ही देन है। मैंने हमेशा तुझ पर अत्याचार किया, तेरे साथ सौतेला व्यवहार किया, और आज तेरी वजह से ही मेरी जिंदगी बच पाई है। अब मुझे एक नया जीवन मिला है। माँ ऐसा मत कहो आप, मैं पहले तो अपनी एक माँ खो चुकी हूँ, अब आपको नहीं खोना चाहती, और ये तो मेरा फर्ज था। आपने मुझे इतना बड़ा किया है, मुझे अपनी बेटी की तरह इस घर में रखा, और ऐसे बुरे वक्त में अगर मैं आपका साथ नहीं दूंगी तो कौन देगा। बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है चिंकी, आज सच में तू मेरी सगी बेटी से भी बढ़कर है। मुझे माफ कर दे चिंकी, मैं वादा करती हूँ मैं अब कभी भी तेरे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगी, हमेशा तुझे अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार दूंगी। इस तरह से मेनका को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो चिंकी से माफी मांगती है। इसके बाद से अब मेनका का रवैया चिंकी को लेकर बहुत ही ज्यादा बदल जाता है। मेनका अब चिंकी को अपनी सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार देती है और इस तरह से वो सभी हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।